नमस्कार। 14 फरवरी 2019 के दिन भारत के ऊपर जब आतंकवादी संगठनों ने आक्रमण किया, उस समय हमारे 42 जो सीआरपीएफ के जवान थे वो शहीद हुए थे। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा था कि भारत जो है अब पाकिस्तान के ऊपर पानी का सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। पानी का सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, किस प्रकार भारत चाहे तो पाकिस्तान में पानी जाने से रोक सकता है। पाकिस्तान के पानी से संबंधित जो कृषि होती है वह भारत की ही देन है। किस प्रकार भारत पानी से संबंधित सभी सहायता को पाकिस्तान को पूरा करता है। सिंधु नदी जल समझौता क्या है, इन सभी बातों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि भारत में सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कितनी नदियों का समावेश है और वह नदियां किस भारतीय राज्य से निकलकर किस देश में जाकर समाप्त होती हैं। सबसे पहले आपको भारत के बारे में नॉलेज थोड़ा होना चाहिए कि भारत ये जो मानचित्र है ये भारत का मानचित्र है। ये भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण और ये है पश्चिम से लेकर पूर्व तक का मानचित्र आपके सामने मैंने दर्शाया है। ठीक है, आपको सबसे पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि इस तरफ ये वाला जो आपका एरिया है यह पश्चिम है तथा यह वाला एरिया क्या है आपका पूर्व है। ये वाला एरिया आपका उत्तर है तथा ये वाला एरिया आपका दक्षिण है। ठीक है, यहाँ पर अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी, इस तरफ हिंद महासागर बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमको इतना भी ज्ञात है कि जो इस तरफ वाला जो एरिया है वह चाइना के कब्जे में है तथा इस तरफ वाला जो एरिया है वह पाकिस्तान का है। चाइना के कब्जे में है ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो इलाका है भारत से लगा हुआ, ये वाला जो इलाका है इस इलाके को हम जानते हैं तिब्बत के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। तिब्बत पर चाइना का अधिकार है। तिब्बत पर चाइना का अधिकार है और तिब्बत किससे लगा हुआ है? हमारे भारत से लगा हुआ है। भारत के इस तरफ जो दुश्मन देश है हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है इतने इलाके में पाकिस्तान लगा हुआ है। तो इस तरफ पाकिस्तान तथा इस तरफ ये वाला पूरा इलाका किसका? चाइना का। दोनों तरफ जो भारत है हमारा दुश्मनों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के पास जितना भी पानी जाता है वह भारत से होकर जाता है। भारत में यहाँ पर इस इलाके से इस इलाके में तिब्बत से एक नदी निकलती है यहाँ से, सिंधु नदी। और सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास सभी सहायक नदियाँ तथा सिंधु नदी तंत्र पूरा का पूरा आपका इस इलाके से लेह एवं जम्मू कश्मीर। लेह एवं जम्मू कश्मीर अलग अलग मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 31 अक्टूबर सन 2019 से पहले यह पूरा एरिया आपका जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। ये वाला पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या हम क्या कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ये पाकिस्तान के कब्जे में है लेकिन यह भारत का क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर एवं लेह दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है जिनको 31 अक्टूबर सन 2019 में बनाया गया था। चाइना से पूरा का पूरा जो पानी आता है वह भारत आता है। किसका? सिंधु नदी का। और यहाँ से भारत होते हुए कहाँ पर जाता है? पाकिस्तान जाता है। अगर यह पानी भारत में आए और भारत इस पानी को रोक ले और इस पानी को कहाँ डाइवर्ट कर दे, आपके भारत के दक्षिण भारत में आपका बांट दे पूरा का पूरा पानी, तो पाकिस्तान ऐसे में भूखा मर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कृषि है वह भारत से जाने वाले पानी पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार क्या हुआ, पाकिस्तान शुरू से ही बहुत सयाना रहा है। 19 सितंबर 1960 के दिन क्या हुआ, पाकिस्तान ने भारत के साथ समझौता किया कि हमको सिंधु नदी तंत्र से संबंधित जितनी भी नदियां हैं उन नदियों में कुछ नदियों के ऊपर पूरा पूरा अधिकार चाहिए। तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहाँ पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे आयूब खान, इन दोनों ने मिलकर 19 सितंबर सन 1960 के दिन हस्ताक्षर किए इस समझौते पर। और पाकिस्तान को और भारत को दो भागों में किस प्रकार बांटा गया कि पूर्वी नदी एवं पश्चिमी नदी। पूर्वी नदी आपकी देख लीजिए सतलज, व्यास और रावी, इन तीन नदियों को पूर्वी नदी तथा चेनाब, झेलम एवं ऊपर वाली नदी आपकी सिंधु, चेनाब, झेलम और आपकी सिंधु, इन तीन नदियों को पश्चिमी नदी तथा रावी, व्यास एवं सतलज को पूर्वी नदी का नाम दिया गया। इसमें समझौते में ये कहा गया कि सतलज, व्यास एवं रावी तीन नदियों का जो पानी है इस पर पूरा पूरा भारत का अधिकार है, लेकिन आपका चेनाब, झेलम और सिंधु नदी, इन नदियों पर पूरा पूरा किसका अधिकार रहेगा? पाकिस्तान का अधिकार रहेगा। लेकिन भारत इन नदियों का कितना परसेंट हिस्सा यूज कर सकेगा? केवल 20% हिस्सा इसका उपयोग कर सकेगा। कौन कौन सी नदी का? सिंधु, झेलम एवं चेनाब नदी का। इस प्रकार ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ। तब तक 1960 तक 19 सितंबर 1960 तक भारत के साथ पाकिस्तान का कोई युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन 1965 में भारत का पहली बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिसमें भारत
और पाकिस्तान आमने सामने बड़ा भयानक युद्ध था जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। 1971 में पाकिस्तान फिर भारत के ऊपर अटैक करता है और पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता है जिसमें पाकिस्तान फिर हार जाता है और अपने हाथ से बांग्ला या जिसे हम कहते हैं बंगाल या बांग्लादेश को गंवा देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 1971 के बाद हारने के बाद वह लगातार आतंकवादी एवं षड्यंत्रकारी नीति अपनाते हुए काम कर रहा है। अगर भारत चाहे तो इन पूरी नदियों को या सिंधु नदी जल समझौते को कभी भी ख़त्म करके इन पूरी नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोक सकता है और यहाँ पर सिंचाई विद्युत जल परियोजना लगा सकता है। सिंचाई विद्युत जल परियोजना क्या होती है? जिनसे बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं भारत नदी प्रणाली की। भारत नदी प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालय नदी और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, हिमालय नदी का नाम हिमालय नदी क्यों पड़ा और इसके अंतर्गत कितनी नदियां आती हैं? पहले तो आपको हिमालय नदी क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ये जो आपका भारत है ये भारत के उत्तर वाले हिस्से से लेकर पूर्व वाले हिस्से तक पूरा कौन फैला हुआ है? आपका हिमालय पर्वत फैला हुआ है। हिमालय पर्वत के संबंधित जितनी भी नदियां यहाँ से उद्गम होता है उन नदियों को हिमालय नदी कहा जाता है। जैसे हम बात करें सिंधु नदी की, जैसे हम बात करें गंगा नदी की, जैसे हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की। देख लीजिए, यहाँ से हम बात करें, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है, यहाँ से आपकी कौन सी नदी? गंगा नदी का उद्गम होता है और यहीं तिब्बत से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो इसलिए सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र किसके अंतर्गत आते हैं? हिमालय नदी के अंतर्गत आते हैं। प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत कौन आता है? प्रायद्वीपीय नदी का मतलब क्या है? दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। इतना एरिया पूरा प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत देख लीजिए पश्चिमी घाट में उद्गम एवं विंध्य श्रेणी में उद्गम। जिनका उद्गम पश्चिमी घाट में होता है जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार आदि नदियाँ, और विंध्य श्रेणी में जो यहाँ पर विंध्य श्रेणी हमारे मध्य प्रदेश वाले इलाके में फैली हुई है। यहाँ पर झारखंड जैसे छोटा नागपुर के पठार, महानदी हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है, ताप्ती का उद्गम आपके मुल्ताई बैतूल से होता है। तो ये सभी नदियों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र की। दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र का उद्गम कहाँ से हुआ? केवल 5-10 मिनट की क्लास में आपको पूरा का पूरा डाटा समझ में आ जाएगा। हम बात करने वाले हैं, पहले आपको इसको मिटाना पड़ेगा। तो सिंधु नदी को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात बता देते हैं कि ये जो हमारा भारत है, ये वाला इलाका कौन सा कहलाता है? तिब्बत। और ये वाला इलाका किसका है? पाकिस्तान। और बीच में कौन है? हमारा भारत। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि चाइना में एक स्थान, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है। यहाँ पर चाइना में कहाँ? तिब्बत में। चाइना में तिब्बत में एक स्थान पड़ता है। इस स्थान का नाम क्या है? पर्वत है। यह कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? बोखरचू। और इस बोखरचू के पास में एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है? एक बर्फ की बड़ी सी एक छत होती है। जब इस पर धूप पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो यह बर्फ पिघलती है और इसका पानी एक नदी का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर एक हिमनद पड़ता है। इस हिमनद का नाम क्या है? शेरमुख हिमनद, या इसको दूसरी भाषा में सनोखावाब हिमानी के नाम से जाना जाता है। इसके नज़दीक में एक झील मिलती है जिसका नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? इसका नाम मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलकर कहाँ पर प्रवेश करती है? हमारे भारत में प्रवेश करती है। भारत में कौन से इलाके में प्रवेश करती है? तो लेह। मैंने अभी बताया था, लेह एवं जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। इस प्रकार ये मानसरोवर झील से एक सिंधु नदी निकलकर कहाँ प्रवेश करती है? भारत में। देख लीजिए, ये कैलाश पर्वत है आपका, और कैलाश पर्वत से मैंने अभी ये नदी निकाली। कौन सी नदी निकली यहाँ से आपकी? कौन सी नदी निकली? सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी कहाँ पर आई? हमारे भारत में आई। तो जब ये भारत में एंटर करती है तो लेह में एक स्थान मिलता है इसे, और इस स्थान का नाम क्या है? दमचौक। क्या नाम है इस स्थान का? दमचौक। तो हमको याद रखना है कि सिंधु नदी, ये सिंधु नदी जो आप देख पा रहे हैं, ये सिंधु नदी जब भारत में एंटर करती है तो किस स्थान से एंटर करती है? तो दमचौक नामक स्थान से एंटर करती है। तो दमचौक नामक स्थान से एंटर करने से पूर्व इसकी कितनी सहायक नदियां मिलती हैं? तो इसकी एग्जाम की दृष्टि से एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है दोस्तों? जास्कर। क्या नाम है इसका? नाम है जास्कर। ठीक है, आपको याद रखना है सिंधु नदी कैलाश पर्वत के पास में
एक स्थान देखने को मिलता है जिसे बोखरचू कहते हैं। बोखरचू जो आपका स्थान है, इसके नज़दीक में एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, सनोखवाब हिमानी के पास में भी एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। झील से कौन सी नदी निकलती है, आपकी सिंधु नदी निकलती है। यह जब भारत में एंटर करने वाली होती है उससे पहले इसको एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, जास्कर। और इस नदी के मिलने के बाद यह जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत में कौन से स्थान से प्रवेश करती है, दमचौक। जब यह भारत में प्रवेश कर चुकी होती है, अब यह भारत के अंदर चल रही है, अब यह भारत के अंदर चल रही है, देख लीजिए आप, ये भारत के अंदर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया बीच का यह भारत वाला एरिया होता है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी भारत में कितने किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो आपको क्या बताना है कि 1114 किलोमीटर की यात्रा भारत में तय करती है। कौन तय करती है, सिंधु नदी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई मतलब मानसरोवर झील से लेकर कि अरब सागर तक इसकी लंबाई कितनी है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यह अरब सागर की तरफ क्यों जा रही है। तो संसार की जितनी भी नदियाँ हैं वह किसी न किसी समुद्र में जाकर अवश्य गिरती हैं। उनका समस्त जल किसी समुद्र या किसी बड़े महासागर में जाकर गिरता है। ठीक है, अगर वह नदी समुद्र में जाकर नहीं गिर रही है तो वह नदी किसी अन्य नदी में मिलेगी और वह नदी जाकर समुद्र में जाकर मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका दूरी है, इस दूरी, ये टोटल दूरी कितनी है, 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर दूरी है। इसकी नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है, स्थान कौन सा होता है, दमचौक। भारत में इसको एक सहायक नदी मिलती है और सहायक नदी का नाम क्या है, श्योक। क्या नाम है, श्योक नाम है इसका, नाम क्या है, श्योक। और मध्य एशिया में, ये भारत किस महाद्वीप में आता है, हमारा भारत आता है एशिया महाद्वीप में। और मध्य एशिया में इस नदी को मृत्यु की नदी या मृत्यु नदी या मृत नदी के नाम से जाना जाता है, श्योक नदी को। श्योक की सहायक नदी क्या है, नुब्रा। श्योक की सहायक नदी क्या है, नुब्रा। तो मैंने आपको केवल इतना बताया कि मानसरोवर झील से आपकी सिंधु नदी निकलती, जब यह भारत में आती है तो दमचौक से एंटर करती है। भारत के अंदर इसको एकमात्र नदी मिलती है सहायक, जिसका नाम क्या है, श्योक। श्योक को मृत्यु की नदी के नाम से जानते हैं और श्योक की सहायक नदी है नुब्रा। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर भारत में, लेकिन इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। उसके बाद यह नदी चिल्लास से बाहर निकल जाती है। चिल्लास भी एक स्थान है जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और चिल्लास से कहाँ निकल जाती है, बाहर। अब बता दीजिए, ये नदी बाहर निकल चुकी है, अब यह नदी कहाँ पर आ गई है, पाकिस्तान। कहाँ पर आ गई है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे पहले इसको एक सहायक नदी मिलेगी, सबसे पहले इसको एक सहायक नदी मिलेगी पाकिस्तान में। इस नदी का नाम क्या है, गिलगिट। इस नदी का नाम क्या है, गिलगिट। कैसे याद रखेंगे कि पाकिस्तान बात बात पर अपना रंग बदलता है, गिरगिट के जैसे, मतलब क्या है, गिलगिट। पहली नदी कौन सी मिली पाकिस्तान में जाकर सिंधु को, गिलगिट नदी मिली। दूसरी नदी कौन सी मिली, काबुल। और काबुल की सहायक नदी क्या है, स्वात। कौन सी नदी है, स्वात। तो आपको कितनी नदियों का नाम याद हो गए, देख लीजिए। यहाँ से कैलाश के मानसरोवर झील से निकली आपकी सिंधु, दमचौक से भारत में एंट्री करी, श्योक नदी इसको मिली, इसको मृत्यु की नदी के नाम से जानते हैं, इसकी सहायक नदी नुब्रा। उसके बाद ये है चिल्लास से पाकिस्तान चली गई, इसको पहली नदी मिली गिलगिट। उसके बाद आपको दूसरी नदी कौन सी मिली, काबुल। और उसकी सहायक नदी कौन सी है, स्वात। उसके बाद एक नदी मिलेगी आपको कुर्रम, और कुर्रम की सहायक नदी कौन सी आएगी, आपकी तोची। एक नदी कौन सी मिलेगी, कुर्रम। और कुर्रम के सहायक नदी है तोची। यह बड़ी एग्जाम की दृष्टि से कीमती नदी है। पूछा जाता है कि कुर्रम किस नदी की सहायक नदी है। आपको याद रखना है, कुर्रम किसकी सहायक नदी है, आपकी सिंधु की सहायक नदी है। कहाँ पर मिलती है, पाकिस्तान। देख लीजिए, ये पूरा जो काम होगा ये इसके बाद, चिल्लास के बाद, इस चिल्लास के बाद ये जो काम होने वाला है ये पूरा पाकिस्तान में होने वाला है। उसके बाद एक लास्ट में एक नदी मिलती है, कौन सी नदी, गोमल। और गोमल की सहायक नदी क्या है, कुंदर। क्या नाम है, कुंदर। ठीक है। उसके बाद यह सिंधु नदी कराची निकल जाती है, कराची। कराची में आपको क्या मिल जाता है, अरब सागर। देख लीजिए यहाँ पर, ये अरब सागर में जाकर ये नदी क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो हमने क्या देखा सर, हमने देखा कि कैलाश के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, भारत में दमचौक से एंट्री लेती है। उसके पहले इसको जास्कर नदी मिलती है। उसके पहले आप देख लीजिए यहाँ पर इसको एक श्योक नदी मिलती है, श्योक की सहायक नदी नुब्रा है। इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है, इसकी टोटल लंबाई 2880 है। यह चिल्लास से भारत से बाहर निकल जाती है। इसको पहली सहायक नदी मिलती है गिलगिट, दूसरी सहायक नदी मिलती है इसको काबुल, काबुल की सहायक नदी है स्वात। उसके बाद एक नदी मिलती है कुर्रम, कुर्रम की सहायक नदी है तोची। उसके बाद एक नदी मिलती है गोमल, और गोमल की सहायक नदी कौन सी है, आपकी कुंदर। यह नदी कहाँ पर चली जाती है, कराची पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान में कहाँ पर जाकर विलीन हो जाती है, अरब सागर।
अब उसके बाद देख लीजिए, अब मानसरोवर से तो आपने नदी निकाल दी, लेकिन अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, यहाँ जम्मू कश्मीर में आना है। जम्मू कश्मीर में आपको एक नदी मिलेगी, इस नदी का नाम क्या है, झेलम नदी। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर में एक झील से निकलती है और इस झील का नाम क्या है, वेरीनाग झील। जनरली ये ऐसा बोल दिया जाता है, लेकिन वेरीनाग झील से हमारी कौन सी नदी, झेलम नदी नहीं निकलती है। वेरीनाग झील के पास में एक झरना है, उस झरने का नाम है शेषनाग झरना। शेषनाग झरने से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, झेलम नदी। और झेलम नदी के किनार पर ही श्रीनगर बसा हुआ है। झेलम नदी जब निकलती है तो इसकी सहायक नदी क्या है दोस्तों, याद रखना, इसकी सहायक नदी है किशन गंगा। और कौन सी नदी है, कुहर नदी है। तो झेलम नदी वेरीनाग झील के नज़दीक, वेरीनाग झील के नज़दीक शेषनाग झरने से निकलती है। इसकी सहायक नदी है किशन गंगा और कुहर। जब यह आगे बढ़ती है तो इसको बूलर झील मिलती है। कहने का मतलब यह है, नदी बहते बहती खुद ही क्या कर देती है, एक झील का निर्माण कर देती है। इस झील का नाम क्या है, बूलर झील। यह मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, जो कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया, झेलम नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और झेलम नदी की सहायक नदी क्या है, किशन गंगा और कुहर। और झेलम नदी के किनारे पर ही श्रीनगर स्थित है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। और इस प्रकार यह जम्मू कश्मीर के बाद, यह देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में इतना क्रियाकलाप हुआ और उसके बाद अब यह कहाँ निकल जाएगी, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में देख लीजिए ये कौन सी नदी गई थी, हमारी सिंधु नदी। और पाकिस्तान में जाकर कौन सी नदी से मिल जाएगी, सिंधु नदी से जाकर मिल जाएगी। देख लीजिए ये झेलम नदी इस प्रकार से गई और बूलर झील का निर्माण करते हुए 725 किलोमीटर चलते हुए यह कहाँ पर जाकर मिल गई, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देख लीजिए झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलकर इस प्रकार चिनाब में जाकर मिल जाती है, चिनाब में जाकर मिल जाती है। अच्छा चिनाब कहाँ पर, तो देख लीजिए आपको दो चीज़ें याद रखना है। उसके नीचे देखो, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से आपने कौन सी नदी निकाल ली, झेलम नदी निकाल ली, किस में जाकर मिली, चिनाब में जाकर मिली। लेकिन चिनाब में जाकर मिली, चिनाब कहाँ से निकली, तो हिमाचल प्रदेश में आपको दो दर्रे देखने को मिलेंगे। एक दर्रा आपका कौन सा है, बाड़ा लाचा, और एक कौन सा है, रोहतांग। तो बाड़ा लाचा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है एवं रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। आपको याद रखना है जो झेलम नदी है आपकी, झेलम का पुराना नाम क्या है, वितस्तता। क्या नाम है, झेलम का पुराना नाम है वितस्ता। और चिनाब का जो पुराना नाम है वो क्या है आपका, आस्किनी। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, आपको अगर लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में ही ले लेना, ताकि आपको लिखना है या नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े। चिनाब का पुराना नाम क्या है आपका, आस्किनी। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर। और यहाँ पर चिनाब नदी जब पाकिस्तान निकल जाती है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से, यहाँ से, ये हिमाचल प्रदेश आप देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश से जब पाकिस्तान जाती है, पंजाब में नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ पर जाती है, ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ये कौन सी नदी से मिलती है, झेलम नदी से मिलती है। और कौन से स्थान पर मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, झंग। तो झंग क्या है, झंग वहाँ का एक जिला है, कहाँ का, पाकिस्तान का। तो याद रखिएगा झेलम नदी एवं चिनाब नदी दोनों नदियाँ कहाँ पर जाकर मिलती हैं, आपके पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं। और पाकिस्तान में कौन से स्थान पर, झंग नामक स्थान पर जाकर मिलती हैं। और झंग नामक स्थान पर जब जाकर ये मिलेंगी, सॉरी यहाँ पर मिलती हैं, झंग नामक स्थान पर ये जब जाकर मिलेंगी तो ये झंग क्या होगा, वहाँ का एक जिला होगा। अभी मैंने क्या बताया, बड़ा लाचा दर्रे से कौन सी नदी निकली, चिनाब। लेकिन याद रखना ये चिनाब से कौन सी नदी मिली, आपकी झेलम नदी मिली तो मिली, लेकिन उसके बाद यह नदी कौन सी नदी, चिनाब नदी कहाँ पर जाकर मिल गई, आपके सिंधु नदी में जाकर मिल गई। सिंधु नदी में किस स्थान पर मिली, तो मिठानकोट में जाकर मिली। याद रखिएगा इस प्रकार से ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर झेलम को साथ में लेकर कहाँ चली गई, आपके सिंधु नदी में जाकर मिल गई। किस स्थान पर, पाकिस्तान में जाकर कौन से स्थान पर मिली, मिठानकोट में जाकर मिली। कौन से स्थान में मिली, मिठानकोट। अभी आप नीचे आइएगा तो आपको ने दो दर्रे देखे थे, एक कौन सा आपका बड़ा लाचा और एक कौन सा आपका रोहतांग। तो रोहतांग दर्रे, रा से रोहतांग और रा से रावी याद रख लेना। रावी नदी का पुराना नाम जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, पुरुषणी या इरावती। तो पुरुषणी या इरावती या रावी, पुरुषणी, इरावती या रावी नदी जो है 720 किलोमीटर की लंबाई के साथ आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सीधा कहाँ जाती है, पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर होते हुए कहाँ जाती है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाकर
पाकिस्तान में जाकर कौन सी नदी से मिल जाती है? चिनाब। याद रखिएगा, चिनाब जो नदी है आपकी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? चिनाब नदी बताएंगे। रावी जो नदी है, रावी किसकी सहायक नदी है? चिनाब नदी की सहायक नदी है। किस में जाकर मिलती है? पाकिस्तान में जाकर मिलती है। अभी आप वहीं हिमाचल प्रदेश में ही रहिएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में आपको एक कुंड मिलेगा, कुंड, ये जिसे हम कुंडा के नाम से भी जानते हैं, व्यास कुंड। क्या नाम है इसका? व्यास कुंड। तो व्यास कुंड से कौन सी नदी निकलेगी? व्यास नदी निकलेगी, जिसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 470 किलोमीटर लंबाई के साथ यह हिमाचल प्रदेश से निकलकर, देखिएगा हिमाचल प्रदेश में कौन सा कुंड है? व्यास कुंड। और हिमाचल प्रदेश से निकलकर कहाँ चली जाती है? पंजाब चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पंजाब चली जाती है। और इस प्रकार पंजाब में जाकर किससे मिलती है? तो पंजाब में जाकर यह मिलती है सतलज नदी से। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती? देखिएगा, यह मानसरोवर से कौन सी नदी निकली? सिंधु। लेकिन यहाँ एक और झील देखने को मिलती जिसका नाम क्या है? राकास्ताल। राकास्ताल यहाँ के एक पर्वत का भी नाम है, याद रखिएगा। तो राकास्ताल से एक नदी निकलती जिसका नाम क्या है? सतलज। यह हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से यह एंटर करती है? यह एंटर करती है आपके सिपकीला दर्रे से। कौन सी नदी है आपकी? सतलज। तो सतलज नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर सीधा कहाँ पर आती है? आपके पंजाब। और पंजाब में किससे मिलती है? आपके व्यास नदी से मिलती है। और व्यास नदी से मिलकर कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, राकास्ताल पर्वत और राकास्ताल यहाँ पर एक झील भी है। तो राकास्ताल झील से कौन सी नदी निकली? आपकी सतलज नदी निकली। सतलज नदी जब निकली राकास्ताल झील से, ये भी स्थान कहाँ का है आपका? कहाँ का स्थान है आपका? तिब्बत का। याद रखना, राकास्ताल झील तिब्बत से निकलकर कौन सी नदी? सतलज नदी भारत में एंटर किया। कहाँ से एंटर किया? सिपकल्ला दर्रे से। सिंधु नदी से कहाँ से एंटर किया था? दमचौक नामक स्थान से। लेकिन सिपकीला नामक दर्रे से कौन ने एंटर किया है? आपकी कौन सी नदी ने? सतलज नदी ने। उसके बाद जब यह नदी आगे चलती है 1450 किलोमीटर की लंबाई के साथ, तो यह किस स्थान पर जाकर मिलती है? कपूरथला। कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब। तो कपूरथला में, पंजाब में कौन सी नदी से मिलती है? व्यास नदी से। और इस स्थान पर एक बैराज बनाया गया है। बैराज का मतलब क्या होता है? डैम। दोस्तों क्या होता है, जब नदियां अपने सीधे सीधे मार्ग पर बहती हैं तो इनके मार्ग को बीच में से ऐसा दीवार उठाकर रोक दिया जाता है। इसके पानी को बहाव को कम कर दिया जाता है, इसके पानी के बहाव को रोक दिया जाता है, जिसे बैराज के नाम से जानते हैं। जब मैं आपको परियोजनाएं पढ़ाऊंगा तो पूरे बैराजों के बारे में, पूरे डैम कितने प्रकार के होते हैं, ग्रेविटी बांध क्या होता है, ठीक है, सभी बांधों के बारे में, बैराज क्या होता है, सभी बांधों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना देख लीजिए, हरिके बैराज क्या है। तो हरिके बैराज एक प्रकार का छोटा सा बांध है और यह कहाँ, कौन से स्थान पर है? कपूरथला पंजाब में। किन किन नदियों के मिलन स्थल पर है? तो यह है आपके व्यास नदी और सतलज नदी के मिलन स्थल पर है। व्यास नदी की लंबाई 470 और सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर। तो सतलज नदी इस प्रकार व्यास नदी से मिलकर कहाँ पर चली जाती है? पाकिस्तान। ये पूरा एरिया पाकिस्तान का है। पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान जाकर किस में मिल जाती है? आपकी चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, याद रखना, चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आपको अगला चीज़ याद रखना है कि यह कपूरथला पंजाब में हरिके बैराज नाम का जो स्थान है, यहीं से एक नहर निकाली गई है जिसे क्या नाम दिया गया है? जिसे नाम दिया गया है इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर है, जिसे इंदिरा सागर के नाम से भी जानते हैं, नहर है। यह भारत की सबसे बड़ी नहर है। याद रखना, कौन सी नहर है? भारत की सबसे बड़ी नहर है और इसे पंजाब की मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। यह नदी कौन सी थी? आपकी सतलज नदी थी। और सतलज नदी पर ही पंजाब में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है? भाखड़ नागल बांध। क्या नाम है इसका? भाखड़ नागल बांध। आइए, हमने जितना पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद है जिसका नाम क्या है? शेरमुखिया सनोखवा हिमानी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4164 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह इसके नज़दीक में एक झील है, मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 है। भारत में 1114 किलोमीटर सिंधु नदी चलती है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। आयूब खान क्या थे? यहाँ के राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। पूर्वी नदी कौन सी थी? रावी, व्यास, सतलज, जो भारत
का जिनके ऊपर अधिकार रहेगा। पश्चिमी नदी सिंधु, चेनाब एवं झेलम, जिन पर भारत का केवल 20% अधिकार रहेगा। झेलम एवं वितस्ता एक ही नाम है, झेलम का ही नाम क्या है, वितस्ता, जो जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील के शेषनाग झरने से उत्पन्न होती है। बुलर झील का निर्माण करती है श्रीनगर, इसके किनार पर बसा हुआ किशनगंगा नदी। याद रखना किशनगंगा नदी झेलम की एकमात्र सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है, लेकिन इसके अलावा एक और सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, कुंहर। किशनगंगा जो नदी है, किशनगंगा जो नदी है, इसको पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। यह पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। किशनगंगा नदी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, पाकिस्तान में। ठीक है, अब अगला अपने को आंसर देना है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में झंग के निकट जाकर किस में मिलती है, चेनाब में मिलती है। कौन, झेलम। लंबाई इसकी 725 किलोमीटर है। चेनाब का नाम क्या है, अस्किनी, 960, पुराना नाम है अस्किनी। यह चंद्रा एवं भागा से मिलकर बनती है। वेरी गुड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो चेनाब नदी है यह है चंद्रा एवं भागा नदी के मिलन स्थल के बाद आगे बढ़ने के नाम चेनाब के नाम से जानी जाती है। और याद रखना, यह हिमाचल प्रदेश के केलांग के तांडी नामक स्थान पर दोनों नदियां मिलती हैं। कौन सी, चंद्रा एवं भागा। और याद रखिए पाकिस्तान में इसे चंद्रा भागा के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी, रावी का नाम क्या है, पुरुषनी या इरावती, 720 किलोमीटर लंबाई है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश से यह निकलती है, पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाकर यह मिल जाती है। उसके बाद याद रखिएगा व्यास, व्यास नदी का नाम क्या है, विपाशा, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हरी के बैराज नामक स्थान पर। सतलज नदी पर यहाँ पर भाकड़ नागल बांध बनाया गया था, सतलज नदी से जाकर कौन सी नदी मिलती है, आपकी व्यास नदी जाकर मिलती है। सतलज नदी को सुतदरी के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत में राकासताल झील से निकलती है। और राकासताल झील को लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जब यह भारत में एंटर करती है तो सिपकीरा दर्रे से होकर एंट्री लेती है। इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। पाकिस्तान में जो है वह चेनाब से जाकर मिल जाती है। एक सबसे वीआईपी और आईएमपी प्रश्न रह गया है, जो ये है कि सारी की सारी नदियां मिलने के बाद जब इस स्थान के बाद जब यह आगे बढ़ती हैं तो यह स्थान किस नाम से जाना जाता है, पंचनद के नाम से जाना जाता है। और यह जो नदियां हैं पूरी की पूरी मिथानकोट में आकर किससे मिल जाती हैं, सिंधु से मिल जाती हैं। इस प्रकार सिंधु नदी तंत्र जो है पूरा का पूरा आपको समझ में अगर आया हो तो अगली क्लास के लिए हम फिर तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में समझने से पहले इसको आपको पूरा नोट्स बनाना होगा। धन्यवाद।